अच्छा, कभी कभी अंग्रेजी में कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जो थोड़ी घुमावदार लगती है। हाँ, जैसे? जैसे कोई ये नहीं कहता कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, वो कहेगा आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हैड बीन क्यों लगाना है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रामर नहीं है ना? ये अपनी बात को ज्यादा सटीक और कह सकते हैं कि ज्यादा असरदार बनाने का एक तरीका है। अच्छा, मतलब सिर्फ भाषा बोलना नहीं, उसे महसूस करना। बिल्कुल। आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि ये हैड बीन और विल हैव बीन का असली खेल है क्या। ठीक है, तो चलिए पहले हैड बीन को ही समझते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो अंग्रेजी में हुआ आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ हैड बीन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई काम अतीत में शुरू हुआ और अतीत के ही किसी दूसरे समय तक या किसी दूसरी घटना होने तक वो लगातार चलता रहा। अच्छा, मतलब एक काम चल रहा था और फिर कुछ और हुआ। हाँ, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सीधा है। सब्जेक्ट, फिर हैड बीन और फिर क्रिया के साथ आईएनजी। तो अगर मुझे नामे कहना हो तो आई हैड नॉट बीन स्टडिंग। एकदम सही। और सवाल पूछना हो तो हैड पहले आ जाएगा। हैड यू बीन स्टडिंग? ठीक है, ये तो समझ आया। पर अब भविष्य की बात करते हैं। मैंने लोगों को कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करते सुना है। विल हैव बीन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जैसे कोई कहे अगले महीने तक मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ये भविष्य के बारे में क्या बता रहा है? देखिए, विल हैव बीन का इस्तेमाल तब होता है जब हम भविष्य के किसी खास पल पर खड़े होकर ये बताना चाहते हैं कि कोई काम कितनी देर से चल रहा होगा। ओह अच्छा, तो ये एक तरह से भविष्य में एक मील का पत्थर रखने जैसा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भविष्य के उस पॉइंट पर एक काम पूरा नहीं हुआ होगा, बल्कि एक अवधि से चल रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन और क्रिया के साथ आईएनजी। और इसका नेगेटिव विल नॉट हैव बीन होगा। हाँ, और सवाल में विल पहले आ जाएगा। इसी से जुड़ी एक छोटी सी उलझन और है, सिंस और फॉर की। ये तो बहुत आम है। लोग अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। हाँ, पर इसका नियम बहुत साफ है। सिंस का इस्तेमाल होता है काम के शुरुआती समय के लिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे सिंस 2010। और फॉर होता है समय की कुल अवधि के लिए, ड्यूरेशन, जैसे फॉर 5 years। तो एक उदाहरण से समझते हैं। He had been studying since 2010। बिल्कुल। और she will have been living here for 5 years। कमाल है। तो आज की बातचीत का सार ये हुआ कि had been और will have been ये सिर्फ मुश्किल ग्रामर के शब्द नहीं हैं। नहीं। had been बीते हुए कल की कहानी में गहराई डालता है। हाँ, और will have been आने वाले कल की योजनाओं में एक वजन डालता है, एक आत्मविश्वास दिखाता है। सही बात है। और एक सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। जरूर। कभी इस पे गौर किया है कि कैसे ये छोटे छोटे बदलाव किसी कहानी को सुनाने या किसी योजना को बताने के पूरे एहसास को ही बदल देते हैं? ये सिर्फ समय बताने के बारे में नहीं है, ये उस समय की गहराई को महसूस कराने के बारे में है। वाह, भाषा सिर्फ जानकारी नहीं, एहसास भी बनाती है। बिल्कुल।